तो स्वागत है मेरे सारे छोटे भाई बहनों का एक बार फिर से उनके अपने परिवार फार्मर्स लोग में जो अपना सेकंड सेमेस्टर का लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट एनपीएम की जो कोर्स हमने शुरू किया था उसमें हमने बेसिक शुरू के 3 टॉपिक पूरे कर लिए। आज अपना चौथा टॉपिक है और मैं ये मानता हूँ एलपीएम का जो चौथा टॉपिक है उसका बहुत ही ज्यादा रोल रहने वाला आपके सिलेबस में, और आपका जो थ्योरी पेपर रहेगा और जो मिड पेपर रहेगा, जो मिड टर्म एग्जाम आपके लगेंगे या जो थ्योरी एग्जाम जो रहेगा आपका फाइनल, जिसमें जो छोटे क्वेश्चन आते हैं और जिनमें ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न करना है, लिखना है, उनके लिए बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है और समझने की चीजें हैं। तो जिन्होंने पहले तो 3 टॉपिक नहीं देखे वो जाके भाई लोगों तीनों टॉपिक देख लो, फ्री में है, कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा है। देन अपन 4th टॉपिक शुरू करते हैं। 4th टॉपिक में क्या करेंगे अपन, नवजात बछड़े की देखभाल के बारे में, हीपर के बारे में अपन पढ़ेंगे और जो भी जनरल इससे रिलेटेड जो वर्ड्स यूज हुए, जो टर्मिनोलॉजी हुई अपनी एनिमल हस्बेंड्री की, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन इसमें पढ़ेंगे अंडे के बारे में और जनरल चीजें सारी पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन ब्रीड्स, कैटल की जो ब्रीड्स है, मवेशियों की जो नस्लें हैं वो अपन शुरू कर देंगे। और ऐसे करते हुए अपन कंप्लीट सिलेबस करेंगे और 2 क्लासें में ऐसी मेंशन करूंगा इसमें जो मैंने डब्ल्यू के लिए पढ़ाई थी 2-2 घंटे की है, जो पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद में दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ एनिमल हस्बेंड्री का ये जो नया आपका एलपीएम कोर्स जो चल रहा है, इसका अगर सिंगल छोटा क्वेश्चन भी उन 2 क्लास से बाहर नहीं जाएगा। एक बार अपन सिलेबस कवर करते हैं, वो वन शॉट के रूप में एंड में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आज नवजात बछड़ा जो होता है उसकी देखभाल के बारे में। नवजात बछड़े की देखभाल, नवजात बछड़े की देखभाल शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो अपनी बात यहाँ से शुरू होती है कि बछड़ा हो रहा है, नवजात है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट आ गया अपने पास। और उसको रखेंगे कहाँ पे, हाउसिंग प्रिंसिपल वाला आ गया, इससे बेक क्लास है, इसलिए कह रहा हूँ कि वो महत्वपूर्ण है। तो अब अपन बात करें अगर सीधी सी कि नवजात बछड़ा, तो बछड़ा जो होता है, जो बछड़ा होता है किसी भी पशु के लिए, तो उसको क्या सबसे पहले यौनारंभ उम्र होती है उसकी कितनी, जिस उम्र पे को उसकी जो सारी एक्टिविटीज है वो एक्टिव हो जाती है, रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज है वो एक्टिव हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसकी यौवनारंभ उम्र बोलते हैं। अगर मैं यौवनारंभ उम्र की बात करूं गाय के अंदर, तो अपनी जो देसी गाय होती है, देसी गाय जो होती है, देसी गाय जो प्रथम बार गर्भ धारण के लिए तैयार होती है, यौवनारंभ प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, उसकी कितनी होती है, 24 महीने। वो जब 24 महीने की होती है तो वो उसके लिए रेडी हो जाती है। अगर मैं बात करूं विदेशी गाय की, तो विदेशी गाय जो है उसमें थोड़ी कम है, विदेशी गाय जो है वो कम उम्र में भी क्या प्यूबर्टी को प्राप्त हो जाती है, प्यूबर्टी उसमें आ जाती है 18 महीने। अगर मैं बात करूं बेटा भैंस की, कि भैंस जो बच्चा है, जो मादा भैंस है, मादा भैंस के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, जो एस्ट्रस साइकिल है, जो मध्य चक्कर है, जो हीट में आना, पाली में आना या ताऊ में आना जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट कब से हो जाता है कि मतलब उसको अपन प्रेग्नेंट करवा सकते हैं, उसमें समायोजन समागम जो है, मेटिंग की प्रोसेस है वो करवा सकते हैं। तो मैं बात करूं बेटा भैंस की, तो भैंस की है 30 महीने। कितनी बेटा, 30 महीने। उसके बाद में अगर मैं बात करूं भेड़ और बकरी की, भेड़ और बकरी की, तो भेड़ में है बेटा 10 महीने। कितनी है, 10 महीने। ये जो अपनी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें मैं सारी चीजें ऐसी बताऊंगा आपको। और बकरी की जो है बेटा वो है 12 महीने। कितनी है, 12 महीने। ये मैंने आपको बताइए क्या, उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट या यौवनारंभ उम्र, यौवनारंभ उम्र, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, उनकी यौवनारंभ उम्र मैंने बताई है। प्रथम प्रजनन योग्य कब हो जाएगा, अब देखो प्रजनन योग्य कब होगा, ये इस उम्र में अगर अपन उसको प्रेग्नेंट करवाते हैं या उसके फीमेल लगवाते हैं या तो वो आर्टिफिशियल रूप से करवाते हैं या नेचुरल करवाते हैं, तो वो प्रजनन योग्य कब हो जाएगा, मतलब कितने दिन बाद देगा। तो उसके बीच में जिस दिन उसमें गेमेट बन गए हैं, उसमें समायोगम हो गया है, उस दिन से लेके जिस दिन वो ब्रीड बच्चा दे रही है, डिलीवरी दे रही है, उसके बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल अवधि, गर्भकाल अवधि। तो अपन गर्भकाल अवधि की बात करते हैं। तो मैं बात करूं बेटा गाय की गर्भकाल अवधि की, तो गाय की गर्भकाल अवधि होती है 280 से 285 दिन। कितनी होती है, 280 से 285 दिन। जिस दिन आपने गाय के सीमेन लगवाया उससे 280 से 285 दिन बाद गाय क्या करेगी, ब्यात करेगी। ब्यात या जिसको अपन डिलीवरी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यात। और गाय के अंदर जो बच्चा है ब्यात है। नवजात बछड़े की देखभाल कब करूंगा, जब बछड़ा आएगा। तो बछड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, गाय के अंदर जो ब्यात है उसको क्या बोलेंगे बेटा, ब्याने की क्रिया को काविंग बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? काविंग बोलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काविंग, काविंग बोलेंगे बच्चा देने की। गाय में बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाती है। गाय में जो गेस्टेशन पीरियड गर्भकाल अवधि होती है बेटा 280 से 285 दिन होती है। और देसी गाय 24 महीने की उम्र में यौनापान स्टार्ट हो जाता है, उसमें एस्ट्रस साइकिल उसमें स्टार्ट हो जाता है। बात करूं मैं बेटा भैंस की, तो भैंस के अंदर कितनी है? 310 दिन है। कितनी है बेटा? 310 दिन है। 310 दिन क्या है? उसका गेस्टेशन पीरियड या उसको कहते हैं गर्भकाल अवधि। गर्भकाल अवधि 310 दिन है, राइट। और भैंस में बच्चा देने की क्रिया भी क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं भेड़ की बेटा, किसकी? भेड़ की, तो भेड़ के अंदर कितनी है? 147 से 148 दिन। 147 से 148 दिन क्या है? ये गेस्टेशन पीरियड है। आज के दिन अगर अपनी भेड़ का मेटिंग अपन करवाते हैं या उसमें एआई अपन करवाते हैं, सीमेन उसके अपन लगवाते हैं, तो फिक्स आज से अगर उसका गर्भ ठहर जाता है, उसका जो मादा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, एग सेल्स है, और जो अपने शुक्राणु जो डाला है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो उसमें डाली है आपने, स्पर्म जो डाला है, उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, गैमेट उनका बन जाता है, तो उसके फिक्स 147 से 148 दिन बाद जो है अपनी भेड़ है वो बच्चा दे देती है, ब्यात कर देती है। और जिसको अपन क्या कहते हैं, भेड़ भी बच्चे देने को क्या बोलते हैं बेटा? लैम्बिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्बिंग बोलते हैं, लैम्बिंग। अगर मैं बात करूं बकरी की, तो बकरी 12 महीने की जब हो जाती है, एक बकरी की बच्ची या बच्चियां 12 महीने की जब हो जाती है, तो वो प्रजनन योग्य हो जाती है, उसमें प्यूबर्टी आ जाती है, उसके जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। और बकरी के अंदर जो ये टाइम है बेटा, बकरी के अंदर दिया हुआ है अपने लगभग 150 से 151 दिन। 151 दिन, या मैं कह सकता हूँ 150 डेज। 151 या 150 दिन की क्या होती है इसमें पीरियड होता है। तो बकरी में बच्चा देना क्या कहलाता है? किडिंग। क्या कहलाता है बेटा? किडिंग। और मुर्गी में आपको पता ही है हैचिंग कहलाता है। मुर्गी में क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। तो ये चीज तो जनरल सी बात होगी। तो अब यहाँ से शुरू होता है अपना क्या, कि एक नवजात बछड़ा है, हो सकता है वो गाय का है या भैंस का है, मतलब काविंग का प्रोसेस उसमें हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं काविंग के बाद में क्या करते हैं। जब गाय या भैंस ब्यात हो जाता है अपना, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज फिर आती है अपने पास कोलेस्ट्रम, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? खीस। खीस क्या होती है? खीस या कोलेस्ट्रम। खीस या कोलेस्ट्रम क्या होता है? नवजात पशु, या अपन कह सकते हैं कि नवजात शिशु के जन्म के बाद, नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद जो गाढ़ा तरल पीला लैक्टियल पदार्थ जो आता है, येलो कलर का, थोड़ा सा रेड कलर का जो दूध आता है चिड़े रूप में, उसको क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? खीस बोलते हैं। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? नवजात बछड़े की देखभाल के बारे में, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? नवजात बछड़े की देखभाल। तो बछड़े के जन्म के पश्चात उसके नाक एवं मुंह की झिल्ली को हटा देना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसके नाक और मुंह की जो झिल्ली आती है उसको हटा देना चाहिए। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद में क्या करते हैं? अपने से नाक मुंह हटा के उसके कानों में फूंक मारते हैं, ताकि ऐसा कोई कचरा अचरा हो तो अटका हुआ तो हट जाए। उसके बाद में क्या करते हैं? बछड़े के पेट के नाल को 1.2 इंच से छोड़कर बांध देना चाहिए, तथा उसको काटकर टिंचर आयोडीन में डुबो देना चाहिए। क्या करना चाहिए? टिंचर आयोडीन में। उसका जो नाड़ा होता है या जो बंधा हुआ होता है, प्लेसेंटा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा जो शिशु और मादा को जोड़ती है, उसकी जो नाभि होती है वहां पे अपन छोटे बच्चों के भी होता है, जब जन्म होता है उस टाइम नर्सेज वगैरह काट देती है, तो वैसे पशु के भी होता है, उसको काट के वहां पे बांध के टिंचर आयोडीन में डुबो देना चाहिए। किसमें? टिंचर आयोडीन में, ताकि उसमें कोई भी इंफेक्शन या ऐसी चीज नहीं हो बेटा। क्यों ऐसी चीज नहीं? और इसका मैं सीधा सा आपको दिखाता हूँ। अपने खुद के घर में भी इतनी भैंसे वगैरह है, इसका उदाहरण भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख जाएगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे अपन डायरेक्ट आपको पढ़ाने आ गए, ये चीजें ये ऑलरेडी हम करते हैं, अपने भी घर से हैं, अपन गाँव से हैं, किसानों के बेटे हैं, तो ये सब चीजें अपने व्यवहार में है, अपन शुरू से देखते आ रहे हैं। ये सब चीजें अपने लिए कोई अलग से नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, या मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ये मैं एक तो आपको दिखाता हूँ गाय के नवजात बछड़े की जन्म की फोटो, दिख रही होगी आपको, दिख रही है ना? हाँ। इसके बाद में अपन देखते हैं, जो मैं कह रहा हूँ ना मुंह से हटाते हैं, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, ताकि आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक याद रहे कि हाँ क्लास में सर ने ये चीज हमारे को बताई थी। ये आप देख सकते हैं, ये नवजात बछड़ा है,
और इसके ब्याने के बाद ये आप देख सकते हैं, इसके मुंह से मैंने ये हटा रहा हूं मैं, ये इसके नाक से और कानों से झिल्ली हमने हटाई है। झिल्ली हटाने के बाद हमने क्या किया है, इसके फूंक लगाई है ताकि इसकी चीजें, ये क्या नवजात बछड़ी की देखभाल में आएगा। अब इसके बाद में जो 2 दिन 3 दिन तक गाय भैंस जो अपनी दूध देगी उसको क्या बोलते हैं, खीस या कोलेस्ट्रम। ऐसा प्रसव के तुरंत बाद ऐसा लैक्टेलिया या शरण जो गाढ़ा दर्व पीले रंग का होता है उसको क्या बोलते हैं, अपन खीस बोलते हैं। ये देखो ये फूंक मार रहे हैं इसके, ठीक है। ये मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे सारे वीडियोस वगैरह सारे प्रसव के, जिसको काल्विंग बोलते हैं, वीर विकास गुजर के नाम से, तो फॉलो कर लेना, है ना। ये समझा नहीं गया, फिर टीचर आईडी में डाल दिया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, नवजात बछड़े का भोजन क्या होता है, उसके जन्म की 1 से 2 घंटे बाद, जन्म के 1 से 2 घंटे बाद क्या करना चाहिए, उसको खीस पिलाना चाहिए बेटा, खीस पिलाना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ उसको भी पिलाओ, और जो दूध होता है उसकी खीस बना के आप भी खाओ। आंख के रोग, स्किन के रोग, एलर्जी वाले रोग सारे उसमें हट जाएंगे आपके भी। बछड़े को 2 माह तक उसमें दूध प्रतिस्थापक देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नवजात बछड़े का जो सबसे मुख्य भोजन है वो क्या होता है, खीस होता है। क्या होता है, खीस होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, खीस में इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है। क्या कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है, जो क्या करती है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है बेटा, उसको क्या करती है, मजबूत करती है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है, रोगों से लड़ने की ताकत देती है। एंटीबॉडीज तैयार करती है जो बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। अगर प्रश्न आता है खीस का, तो खीस क्या करती है, एंटीबॉडीज तैयार करती है, एंटीबॉडीज तैयार करती है पशु, जो नवजात शिशु है, जो पशु है उसके शरीर में। और उसको जन्म के 1 से 2 घंटे बाद खीस खिलाना चाहिए। 4 से 5 दिन तक उसको वो खीस जो गाढ़ा दूध है वो उसको पिलाना चाहिए। अब इसमें आगे देखते हैं, बछड़े का 1/10 भाग, जैसे बछड़ा जो होता है तो जन्म के समय उसका टाइम जो वेट होता है 25 से 30 केजी का होता है। कितना होता है, एक स्वस्थ अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका वजन कितना होता है, 25 से 30 केजी। अब इसका 1/10 भाग अपन उसको क्या, खीस पिलानी चाहिए। कितनी मात्रा में खीस पिलानी चाहिए, उसके वजन की 1/10 भाग। कब पिलानी चाहिए, जन्म के 1 से 2 घंटे बाद। और कितने दिन तक पिलानी चाहिए, 4 से 5 दिन तक। जो खीस आती है, जो दूध आता है, जिसको अपन जमाते भी नहीं है, डेयरी में नहीं देते, वो क्या उस नवजात पशु को या उस नवजात को खिलाना चाहिए। बछड़े का पहला अमाशय 4 माह की उम्र में विकसित हो जाता है। बछड़े की जो पहली कट्टी होती है, जो पहला पोता होता है, जो पहला गोबर होता है, बछड़ा जो फर्स्ट टाइम गोबर करता है, जो बछड़ा जो फर्स्ट टाइम विष्ठा करता है, उसको क्या कहते हैं, मेकोनियम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मेकोनियम कहते हैं, मेकोनियम, मेकोनियम उसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं अपन, आर्फन काफ उसको बोलते हैं, आर्फन काफ, आर्फन काफ। जिस बछड़े की माँ मर गई हो, जिस बछड़े की माँ मर गई हो, उसको क्या बोलते हैं, आर्फन काफ बोलते हैं। अब बछड़ा पालने की 2 विधियां हैं, बछड़े पालने की 2 विधियां हैं, एक तो है सकलिंग, एक और विनिंग। सकलिंग और विनिंग। तो सकलिंग में समझ में आ रहा है, सकलिंग मतलब साथ साथ, साथ साथ टुगेदर, साथ साथ बछड़ा और माँ, बछड़ा प्लस माँ, बच्चा और बच्चा दोनों साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सकलिंग बोलते हैं। सकलिंग क्या है, देखो सकलिंग एक प्राकृतिक विधि है जिसमें बछड़े को माँ के साथ रखकर पाला जाता है, जो अपने भारत में प्रचलित है या अपने गाँवों में जो मेनली यूज की जाती है वो सकलिंग की। जन्म हुआ, थोड़ी देर अपन उसको दूध बिठाते हैं, फिर 1-2 घंटे बाद दूध पिलाते हैं, फिर वो 10-15-20 दिन तक गाय के साथ ही रहता है, भैंस के साथ ही रहता है। दूसरी बेटा विनिंग। विनिंग में क्या होता है, जन्म होते ही जो बछड़ा है उसको क्या किया जाता है, माँ से अलग कर दिया जाता है, माँ से अलग रखकर पाला जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्यों दूर किया जाता है उसको। ये जो बड़ी डेयरी फार्म्स वगैरह है इनके अंदर उसको दूर कर दिया जाता है स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए। विनिंग, बछड़े को पशु के ब्याने के तुरंत बाद उसको अलग कर दिया जाता है, 24 से 48 घंटे में अलग करा जाता है। जीरो विनिंग कहते हैं। विनिंग देशी गायों में अपनापन का है। विनिंग जो है ना, एक इसका महत्वपूर्ण पॉइंट समझना, विनिंग जो है वो क्या, ओनली जो विदेशी नस्लें हैं, बाहरी नस्लें हैं, उनमें ही कर सकते हैं, जर्सी में, होलिस्टन में, फ्रीजियन में। अपनी जो देसी नस्लें हैं ना गाय की, उनमें अगर पैदा होते ही आप बछड़े को अलग कर देते हो, विनिंग मेथड से अगर आप पालने की कोशिश करते हो, तो आपकी गाय आपको दूध नहीं क्या देगी बेटा, लात देगी। उनमें क्या होता है, भारतीयों में ये गुण पाया जाता है, यहाँ के ह्यूमंस, यहाँ के मनुष्य में नहीं, यहाँ के जानवरों में भी अपनत्व मातृत्व का भाव पाया जाता है। तो ये देसी गायों में कारगर नहीं है, गाँव में कारगर नहीं है, विदेशी फार्मों में, डेनमार्क हो गया,
वैसी जगह ये बहुत करते हैं कि बच्चा जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको और गाय को अलग अलग रख दिया जाता है। ये एक वैज्ञानिक विधि है, बड़े व संगठित डेयरी फार्मों में अपनाई जाती है बेटा। इसे भैंस में अपनाना भी बहुत कठिन होता है, भैंस में प्लस अपने जो देसी गाय है उनमें अपनाना इसको बहुत कठिन होता है। इसका लाभ क्या होता है, इसमें बच्चा जीवित है या नहीं, पशु दूध देता रहता है। अपने क्या होता है, बच्चा मर गया तो वो गाय उचक जाती है, दूध ही नहीं देती, बिचक जाती है, फिर अपने को नकली का बच्चा बनाना पड़ता है, बहुत लफड़े करने पड़ते हैं। पर जिन गायों की ऐसी आदत डालेंगे, पैदा होते ही हटा देंगे तो उनको पता ही नहीं रहता, वो ऐसे दूध की मशीन काम करती है, विदेशी नस्लों में डेयरी फार्मों में यूज किया जाता है। तो ये हो गई नवजात बछड़े की अपनी देखभाल के बारे में छोटा सा टॉपिक। अब इसके बाद में अपन देखें बेटा, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि नवजात बछड़े को क्या कहते हैं। अब हम बात करें गाय, तो गाय के अंदर जो नवजात है उसको क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, काफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काफ, काफ बोलते हैं। बात करूं मैं अगर भैंस की, तो भैंस के अंदर जो नवजात होता है उसको बोलते हैं बफेलो काफ। क्या बोलते हैं, बफेलो काफ, बफेलो काफ बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करूं बेटा मैं भेड़ की, तो भेड़ में इसको क्या बोलते हैं, भेड़ में जो बच्चा होता है नवजात उसको बोलते हैं लैम्ब, लैम्ब या लैम्बकिन, लैम्ब, और बच्चा देने के लिए लैम्बी। और अगर मैं बात करूं बकरी की, तो बकरी में क्या बोलते हैं, किड। क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा इसी में। ये तो हो गई अपनी नवजात बछड़े के बारे में थोड़ी सी बातचीत। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो हमने प्रजनन इसका पढ़ ही लिया है, रहना खाना इसमें पढ़ ही लिया है। फिर आता है नसबंदीकरण या वैसेक्टोमी जिसको बोलते हैं। पशु में बधियाकरण और नसबंदीकरण। बधियाकरण को बोलते हैं बेटा कास्ट्रेशन, बधियाकरण इसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन में क्या होता है बेटा, नर पशुओं के वृषण को हटाकर समाप्त कर देते हैं ताकि वो अपने लैंगिक गुण जो है वो प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। उनके वृषण को हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं बधियाकरण। क्या बोलते हैं, बधियाकरण बोला जाता है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। और बधियाकृत जो नर पशु होता है उसको क्या कहते हैं, बुल्लक। क्या बोलते हैं, बुल्लक। और अगर ये सेम चीज अगर अपन मुर्गियों में करते हैं तो बधियाकृत मुर्गा जो है वो क्या कहलाता है, केपन। और प्रोसेस क्या कहलाएगी, केपोनाइजेशन। केपोनाइजेशन क्या करते हैं, मुर्गी को बधियाकृत करना, उसके लैंगिक गुणों को समाप्त करना, चाहे उसको क्या बोलेंगे, केपोनाइजेशन या केपन। बधियाकृत मुर्गा केपन कहलाता है। ठीक है, क्यों करते हैं, जब उसको बधियाकरण कर देते हैं तो उसकी जो लैंगिक एनर्जी है, जो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज में जो एनर्जी, जो कैलोरीज जा रही थी वो बच जाती है और वो शरीर से हेवी बन जाता है, तो भोजन ढूंढने में या मांस के लिए उसको बेचा जाता है, इसलिए उसको बधियाकरण करवा दिया जाता है। अपने गाँव में देखा होगा कुछ ऐसे बकरे अपन पालते हैं जिनको अपन बधियाकरण करवा देते हैं, उसका कास्ट्रेशन अपन करवा देते हैं, उसके वृषण कोषों को तोड़वा देते हैं या हटवा देते हैं ताकि वो शरीर में हट्टा कट्टा बने, उसको तोल के वजन के माध्यम से अपन मांस वालों को बेच देते हैं, अधिक लाभ कमाने के लिए कर दिया जाता है। ठीक है, और एक होता है वैसेक्टोमी, नसबंदीकरण। तो इसमें क्या होता है, उसमें फीलिंग्स वगैरह सब होती है, शुक्राणु भी बनते हैं, और शुक्राणु बन के जिसको वैसेक्टोमी या गांठ देना कहते हैं, बीच की नली में गांठ दे दी जाती है। तो फिर क्या होता है, टीजर बुल बनाए जाते हैं इससे, जो मैंने पहले टॉपिक में बताया था, टीजर बुल जो मध्यकाल की पहचान करने के लिए यूज किए जाते हैं। टीजर बुल बनाने के लिए वैसेक्टोमी या नसबंदीकरण का यूज किया जाता है। ये दो चीज ये हो गई अपनी रहने का, अपन ने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है बेटा। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके शब्दावली के बारे में और चयन के बारे में। ठीक है, बात करें अपने पास वर्ड आता है एक चयन या सिलेक्शन। चयन या सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या कहेंगे, कोई झुंड है, झुंड में से अपने इच्छित पशु को चुनना, क्या कहलाएगा, सिलेक्शन या चयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिलेक्शन या चयन कहलाएगा। यहाँ पे 50 भैंसें खड़ी हैं, उनमें से 50, ये 50 है, इन 50 में से मेरे को 3 पसंद आ गई, जो मेरे को चाहिए थी उस नीड के हिसाब से है तीनों, जो मेरे को चाहिए वो मेरा गोल जो है वो उनसे मेरा पूरा हो रहा है, जिस पर्पज के लिए मैं ले रहा हूँ वो मेरी सारी जरूरतें पूरी कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं उन इस झुंड में से 50 में से 3 भैंस मैंने चूज कर ली मेरे फार्म के लिए। उस प्रोसेस में मैं क्या बोलूंगा, सिलेक्शन, चयन या वर्ण। क्या बोलूंगा, वर्ण, सिलेक्शन, चयन या वर्ण बोलूंगा। अब मेरे फार्म पे 50 गाय है, मेरे फार्म पे 50 गाय है, 50 की 50 दूध गाय है, इनमें से मैंने 3 गायों को बाहर कर दिया, आउट कर दिया।
3 गायों को बाहर कर दिया, क्यों कर दिया? हो सकता है ये टाइम पे दूध, हो सकता है ये टाइम पे दूध नहीं दे रही थी, या फिर हो सकता है ये बीमार हो गई थी। जो भी चीज हुई, पर मैंने क्या करा, 3 गायों को निकाल दिया, तो इसको क्या कहूंगा मैं? निकृष्टन या कलिंग। निकृष्टन या कलिंग, निकृष्टन, निकृष्टन या कलिंग। कलिंग का मतलब होता है चयनित पशु जो हैं, उनमें से मेरा पर्पस वो पूरा नहीं कर रहे तो मैं उनको बाहर निकाल दूंगा, निकल बाहर, निकृष्टन, निकृष्ट, बाहर निकलना, कलिंग। और सिलेक्शन या वर्ण या चयन, झुंड में से इच्छित पशुओं को चुनना और निकालना। चुनना तो हो गया चयन, निकालना हो गया कलिंग या निकृष्टन। आगे देखते हैं बेटा, ज्यादा टाइम लेंगे, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। फिर है डॉकिंग। 1 से 2 सप्ताह की भेड़ की पूंछ काटना डॉकिंग कहलाता है। डॉकिंग क्या होता है? भेड़ में पूंछ काटना, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया, पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? डॉकिंग कहलाती है। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग कहलाती है। और डॉकिंग कब करते हैं? 1 से 2 सप्ताह की उम्र में। कब करते हैं बेटा? 1 से 2 सप्ताह की उम्र में। डॉकिंग कब करी जाती है? 1 से 2 सप्ताह की उम्र में। अगर मैं बात करूं ऐसे ही जनरल शब्दों के अंदर, तो अपने पास एक शब्द आता है डी बिकिंग। क्या आता है? डी बिकिंग। डी बिकिंग क्या होता है? मुर्गियों के अंदर चोंच काटने की क्रिया, डी बिकिंग। डी बिकिंग, मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया, चोंच काटने की क्रिया कब की जाती है? लगभग 1 माह की उम्र में ये की जाती है। डीबिकिंग जो की जाती है 1 माह में की जाती है। इसमें क्या करते हैं? ऊपरी चोंच को 1/4 भाग काटते हैं, ऊपरी चोंच को 1/4, और जो नीचे की चोंच है, जो आपके नीचे का चोंच का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको 1/8 भाग काटते हैं। और जो काटने का यंत्र आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डीबिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डीबिकर। डीबिकर बोलते हैं। और डीबिकर से संबंधित एक और चीज है डंपिंग पेल। डंपिंग पेल, डंपिंग पेल क्या होती है? जो संकरे मुंह की बाल्टी होती है, जो ड्रम होता है दूध निकालने का, इस टाइप का। देखो मैं आपको बना के बताता हूं। इस तरीके का जो बर्तन होता है दूध निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? डंपिंग पेल बोलते हैं। इसको डंपिंग पेल क्यों, ये क्यों जरूरी होता है? इसका मुंह सकरा होता है तो इसमें गंदगी कम गिरती है। ये अगर इधर उधर लुढ़क जाए तो जल्दी से पूरा दूध नहीं बिखरेगा। इसको डंपिंग पेल बोलते हैं। दूध निकालने वाली बाल्टी या जो बर्तन होता है उसको डंपिंग पेल बोलते हैं। डीबिकिंग होता है मुर्गी में चोंच काटने की क्रिया, 1/4 भाग ऊपरी, 1/8 भाग नीचे, और इसको क्या बोलते हैं? डीबिकर बोलते हैं। फिर आता है डीवर्मिंग। मुर्गियों में उनके पेट के कर्मों को मुक्त करना। क्या आता है? डीवर्मिंग। डीवर्मिंग, डीवर्मिंग क्या होता है बेटा? मुर्गियां में उनके जो आंत के अंदर, आंत में जो कीड़े पाए जाते हैं, जो कर्मी पाए जाते हैं, उनको दूर करना क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। डीवर्मिंग। फिर बात करते हैं कैनोबलिज्म। कैनोबलिज्म क्या होता है? देखो, कैनाबलिज्म, कैनाबलिज्म क्या है? मुर्गियों को एक दूसरे को चोंच मारकर, एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना, घायल कर देना, घायल कर देना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। कैनाबोलिज्म क्या होता है बेटा? मुर्गियों को एक दूसरे को, पक्षी को चोंच मारकर घायल कर देना कैनाबोलिज्म कहलाता है। और ये क्यों होता है? जब मुर्गियों में NaCl, NaCl की कमी हो जाती है, NaCl की कमी हो जाती है, उस टाइम ये लक्षण प्रदर्शित करती है कि मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मारती है, जिसको क्या कहते हैं अपन? कैनाबोलिज्म कहा जाता है। उसके बाद में कैपोनाइजेशन या बधियाकरण, कैपोनाइजेशन, कैपोनाइजेशन या बधियाकरण, या बधियाकरण, बधियाकरण, ये क्या कहते हैं? मुर्गे को बधियाकरण। और बधियाकृत मुर्गे को क्या कहा जाता है? कैपन। प्रोसेस को तो बोलते हैं कैपोनाइजेशन, और जब बधियाकृत हो जाता है उसके बाद में क्या बोलते हैं? कैपन बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन डिसबडिंग या डीहॉर्निंग। डिसबडिंग या डीहॉर्निंग, सींगों को दबाना या काटना, पशुओं के सींगों को दबाना या हटाना, डिसबडिंग या डीहॉर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसबडिंग या डीहॉर्निंग कहलाता है। फिर आता है बेटा डाउन कवर। गर्भावस्था में बछड़ा होने के पहले, ये महत्वपूर्ण है आपको, डाउन कवर। किसी गाय या भैंस के जब उसके दिन भरने वाले हो, प्रेगनेंसी का टाइम हो, गेस्टेशन पीरियड के अंतिम के जो 15 दिन है, उस टाइम उसको स्पेशल आहार दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डाउन कवर बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है?
डाउन कवर क्या होता है? गर्भावस्था में बछड़ा देने के 15 दिन पहले का अनुमानित समय डाउन कवर कहलाता है। फिर आता है कास्टिंग, पशुओं को गिराना। पशुओं को गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। फिर आता है बॉयलर, महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के हिसाब से। बॉयलर, बॉयलर क्या होते हैं आप बताओगे? एक तो है बॉयलर, एक है अपना लेयर्स और रोस्टर्स। लेयर्स और रोस्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयलर की। तो बॉयलर्स क्या है? बॉयलर्स है मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां बॉयलर्स कहलाती है। मांस के लिए जिन मुर्गियां या चूजों को पाला जाता है, मांस के लिए, मांस के लिए जिन मुर्गियां या चूजों को या बच्चों को पाला जाता है उनको क्या बोलते हैं बेटा? बॉयलर्स बोलते हैं। और इनकी उम्र कितनी है? 2 महीने से 6 से 8 महीने तक, 6 से 8 सप्ताह होगी, ठीक है। और इसमें रोस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं 9 से 12 सप्ताह तक के चूजे। 9 से 12 सप्ताह तक के जो मुर्गी के चूजे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रोस्टर्स बोलते हैं। बात करूं मैं लेयर्स की, तो अंडे को पालने वाली मुर्गियां जो है, अंडा उत्पादन हेतु जो पाले जाने वाली मुर्गियां हैं, अंडा उत्पादन, उनको क्या बोलते हैं? लेयर्स बोलते हैं मेरे बेटा। क्या बोलते हैं? लेयर्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं डम्ड पेल। मैंने बताया अभी डम्ड पेल जो बाल्टी होती है उसको बोलते हैं दूध निकालने के लिए। सकरे मुंह की जो बाल्टी होती है उसको डम्ड पेल बोला जाता है। उसके बाद में आता है अपना ग्रोवर मैनेजमेंट। ग्रोवर मैनेजमेंट में क्या करते हैं? चूजों को 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक पालन पोषण करते हैं, उसको ग्रोवर मैनेजमेंट बोलते हैं। मेन चीज है इसमें अब वो है ग्रिट। ग्रिट क्या होती है? आपका मुर्गियों को एक पत्थर, संगमर का पत्थर खिलाया जाता है, पता है आपको? मुर्गी के अंदर सबसे मजबूत अंग कौन सा है? गीजार्ड। कौन सा है? गीजार्ड। गीजार्ड अंग है जो सबसे मजबूत है। संगमरमर का पत्थर खिलाया जाता है, उनमें एनएसीएल की वगैरह कमी होती है, कैनाबोलिज्म में जब वो करती है। एक आपके पास शब्द आता है बेटा इसके अंदर, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग शब्द आप सब जो यूज करते हैं, कोई लड़का भी यूज करता है, लड़की भी यूज करती है, पशु भी यूज करते हैं। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है बेटा? उसको नहलाना, खरहरा करना, ब्रश करना, अच्छे से बालों को साफ साफ करके नहलाना, पशु को ग्रूमिंग करना होता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन अपनी हो गई। अब अपन आगे चलते हैं इसी में अपन आगे बात करते हैं ग्रूमिंग के अलावा। अब आता है पशुओं का चयन करना, ठीक है? पशुओं का चयन करना, तो मैंने बताया सिद्ध आपको कि एक झुंड है, उसमें से पशु का चयन करना सिलेक्शन या वर्ण कहलाता है, और वापस निकालना क्या कहलाता है? निकृष्टन या कलिंग कहलाता है। चयन के बारे में इतना अपना नहीं दे रखा तो ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे। आमाशय के आधार पर वर्गीकरण अपने को नहीं दे रखा, अपन पढ़ सकते हैं चिन्हित करने की विधियां। पशुओं को चिन्हित करने की विधियां, तो पशुओं को जब चिन्हित कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य क्या क्या है? अपने क्या उद्देश्य लेके अपन पशुओं को चिन्हित या टैटूइंग जिसको बोलते हैं वो करते हैं? तो देखो, पक्षियों तथा पशुओं की व्यक्तिगत पहचान के लिए। अपने बाड़े में 50 मुर्गी है तो उनको चिन्हित करना पड़ेगा, 50 भेड़ है तो उनको चिन्हित करना पड़ेगा, 50 जब तक चलेगा ना कौन सी का क्या बायोडाटा है, रिकॉर्ड रखने के लिए है, और उनकी वंशावली की जानकारी है, और उनकी बीमारी, टीकाकरण, प्रजनन संबंधी जानकारी रखने के लिए भी उनको चिन्हित किया जाता है। तो चिन्हित करने की मेनली 1 2 3 4 5 विधियां अपनी है चिन्हित करने की। 5 मेथड है बेटा। बात करते हैं सबसे पहले अपन मेथड नंबर फर्स्ट की, पशुओं को चिन्हित करने का मेथड नंबर फर्स्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टैटूइंग या गोदना। गोदना या टैटूइंग, ये सबको समझ में आ गया होगा नाम से इसका अर्थ क्या हो रहा है? चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है इस विधि में पशु के कान के अंदर की त्वचा पे, कान के अंदर की त्वचा पे चित्र बनाए जाते हैं, वो मिटते भी नहीं और वो एंड तक रहते हैं, ठीक है? ये विधि चिन्ह स्थायी होते हैं। स्थायी विधि क्या है बेटा? स्थायी विधि है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपको, स्थायी विधि है ये। इसके बाद में देखते हैं गाय व भैंस में बनाते हैं। अत्यधिक गहरे रंग वाली पशुओं में कम उपयोगी होती है। सेकंड नंबर पे ब्रांडिंग या दागना। दागना, दागना का मतलब होता है उसको ब्रांडिंग बोलते हैं, जला देते हैं हल्का सा उसके ऊपर। क्या कर देते हैं? जला देते हैं। तो ये क्या है? 2 प्रकार की होती है स्थायी, ठंडा जलाना और गर्म जलाना, ठीक है? गर्म गर्म रॉड या ऐसे डिजिट होते हैं लोहे के जो उस पे पीठ पे छाप देते हैं, पर ये इतनी उपयोगी नहीं है, इसलिए इसको अपन नहीं ब्रांडिलेक्स पदार्थ काम में लेते हैं इसमें। फिर थर्ड नंबर पे ईयर नोचिंग या कान काटना। ईयर मतलब कान, ईयर नोचिंग या कान काटना, ईयर नोचिंग या कान काटना बेटा, ये क्या है?
ये विधि सुअर में प्रचलित है। किसमें है? सुअर में। सुअर में काम में लेते हैं ईयर नोचिंग या कान काटना। बात करते हैं फोर्थ आपका जो मेथड है उसके बारे में बेटा। तो जो फोर्थ मेथड आपका वो है टैगिंग या रिंगिंग। टैग लगाना या रिंगिंग, या फिर कह सकते हैं छल्ला पहना देना। छल्ला पहना देना तो ये किसके लिए है? ये है आपके पक्षियों के लिए है। किसके लिए है? पक्षियों के लिए। और पांचवी विधि जो आपकी है बेटा वो है पेंटिंग या रंग लगाना। पेंटिंग या रंग लगाना जो कि अपने किस में लिया जाता है? भेड़ और बकरियों में। पहले भेड़ के अंदर लागू की जाती है। तो सबसे स्थायी विधि जो है टैटूइंग वाली है। टैटूइंग वाली विधि है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो पशुओं के अंदर जो सींग रोदन है, सींग रोदन कब किया जाता है? सींगों को हटाया जाता है ताकि वो लड़ाई नहीं करे। जन्म के 1 से 2 सप्ताह। अपन क्या पढ़ रहे थे? नवजात पशुओं की देखभाल। तो मैं नवजातों से संबंधित जो भी सारी चीजें वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नवजातों की देखभाल में पशुओं को सींगों को हटाना है, दबाना क्या कहलाता है? डिसबडिंग या डीहॉर्निंग। डिसबडिंग या डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग पशु के सींगों को काटना या दबाना, डिसबडिंग या डीहॉर्निंग इसको बोलते हैं बेटा। और इसमें क्या करते हैं? सींग रोदन की रासायनिक विधि जो होती है उसमें क्या करते हैं? NaOH से कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की छड़ काम में ले जाती है। जब पशु 7 से 15 दिन का होता है, जब पशु 7 से 15 दिन का छोटे होता है, सींग इतने कठोर नहीं होते, मुलायम होते, तो NaOH की जो छड़ है उसको लेके ढक दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है। इसके बाद में छोटे छोटे सींग रह जाते हैं, इसको सींग दबाना या सींग काटना कहते हैं। लिया गया है। उसके बाद में गर्म छड़ द्वारा, तीसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक डिहाइड्र द्वारा और आरी द्वारा, आरी या फन्नर द्वारा किसी भी उम्र में अपन उनके पशुओं के सींग काट सकते हैं। इसके बाद में है अपने पास पशुओं का आहार। तो आहार के लिए अपने पास अलग से टॉपिक है बेटा, उसको अपन पढ़ेंगे पशुओं के अंदर आहार। इसके अलावा अपने पास जो चीजें बच रही है उनके बारे में देख लेते हैं अपन। थोड़ा बहुत अंडे के बारे में पढ़ लेते हैं। जनरल चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कवर करवाऊं। अब बात करते हैं अंडे की। अंडा, अंडे का जो कवच बना होता है बेटा उसका क्या बोलते हैं? जो भारा जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो कवच या जो बाउंड्री जो बनी होती है व्हाइट कलर की, जो हार्ड लेयर जो उसकी सुरक्षा करती है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है 94%। कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें 94%। उसको खा मत जाना, कभी पथरी हो जाएगी आपके पेट में, ठीक है। अंडे का जो बाह्य कवच होता है जिसे छिलका भी कहते हैं, इसका रंग मुर्गी की नस्ल के अनुसार सफेद या भूरा हो जाता है। इस पे 600 से 800 क्या होता है? 600 से 800 क्या होता है? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब सूक्ष्म छिद्र इतने सूक्ष्म होते हैं जैसे अपना पसीना ही निकलता है, अंदर से खून तो नहीं निकलता, उस हिसाब से, ठीक है। ये जो क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अंडे के अंदर जो यolk होता है श्वेतक और जो होता है उसके लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। अंडे के अंदर जो सफेदी होती है वो 3 भागों में होती है। एक तो बाह्य पतली सफेदी, एक आंतरिक सफेदी, एक गाढ़ी सफेदी। 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और अंडे के अंदर एक और चीज जो पीतक पाया जाता है उसको बोलते हैं जर्दी। क्या बोलते हैं? जर्दी बोलते हैं। अब अंडे के मुख्य का अवयव देखते हैं। एक अंडा जो है उसके अंदर लगभग 66% क्या पाया जाता है? जल, वाटर। वाटर कितना पाया जाता है अंडे में? लगभग 66% तक पाया जाता है। अगर मैं बात करूं अंडे के अंदर प्रोटीन तो कितनी पाई जाती है बेटा? 11.8%। और बात करें वसा की तो लगभग 11.1% तक इसमें फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। क्या पाया जाता है? फैट और प्रोटीन अंडे के अंदर पाई जाती है। और अंडे के अगर वजन की बात करूं तो लगभग एवरेज अगर बात करें अपन तो 58 ग्राम तक का होता है अंडा। कितना होता है? 58 ग्राम तक आपके अंडे में वजन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का वो पाया जाता है। अंडे में 11% क्या पाया जाता है आपके बेटा? जल पाया जाता है। सॉरी, 66.5% जल पाया जाता है, 11.8% प्रोटीन पाई जाती है, लगभग 11% मुर्गी के अंडे में फैट पाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन। एक अंडे से लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। कितनी? लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा अपने को मिलती है एक अंडे से। 90 कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा अंडा अपने को क्या करता है? प्रोडक्ट करता है बेटा। इसके बाद में अपन ने मुर्गी में डीविकिंग पढ़ लिया, कैनोमोलाइज्ड पढ़ लिया, कैंडलिंग। कैंडलिंग क्या होती है? अंडे की जांच करते हैं ना,
अंडे को जब प्राकृतिक रूप से नहीं पका के आर्टिफिशियल रूप से पकाते हैं अपन इंक्यूबेटर यंत्र में। इंक्यूबेटर क्या होता है? अंडा पकाने का यंत्र होता है। क्या होता है? इंक्यूबेटर अंडों को पकाने का यंत्र होता है। इसमें और अंडे का जो पकाने का एक इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 21 दिन। कितना होता है बेटा? 21 दिन होता है। और इन 21 दिन के बीच में जो अंडे की जांच अपन करते हैं, अंडे को उठा के उसको कोण परिवर्तन उसका करते हैं या उसकी जो जांच करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैंडलिंग बोलते हैं बेटा। कैंडलिंग। अंडे की जांच को क्या बोलते हैं? कैंडलिंग। और अंडा जो फूट के इससे बच्चा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हैचिंग। मुर्गी का अंडा देना हैचिंग कहलाता है, उसको किडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी है अंडे के बारे में। आगे बात करते हैं अपन अंडे की। तो अंडे में जो खनिज लवण पाए जाते हैं, अंडे में क्या? खनिज लवण। खनिज लवण वो कितने पाए जाते हैं बेटा? लगभग 10.7% तक अंडे में खनिज लवण पाया जाता है। ये याद रखना। अंडे में प्रोटीन 11.5 या 11.8% तक पाई जाती है। अंडे में पानी जो पाया जाता है वो 66.5% तक पाया जाता है। अंडे में जो फैट पाया जाता है वो 11.1 या 11.2% तक पाया जाता है। ये बात कर ली हमने अंडे की। अब अपन इसमें देखते हैं, अपने लगभग चीजें हमने कवर कर ली है। अब 3 चीजें अपने पास बच रही है। एक तो जितने भी अपने पशु हैं उनका आहार, जिसमें उनका सूखा चारा, दाना, बंटा, सारी चीज आ जाएगी। एक तो आहार उनका बच रहा है, दूसरे उनके डिजीज बच रहे हैं, और तीसरी बेटा जो चीज बच रही है उनमें वो बच रही है उनकी ब्रीड्स, कैटल ब्रीड्स। जो मवेशी हैं आपके, पशुपालन जो है आपका, मुर्गी पालन जो है आपका, मुर्गी की नस्लें और पशुओं की नस्लें, गाय भैंस भेड़ बकरी की नस्लें, प्लस उनके रोग, प्लस उनका नियंत्रण और उनका खाना। 4 टॉपिक अपने बच रहे हैं, फिर अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस सब्जेक्ट का। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं। हाँ, नवजात से संबंधित अगर नाम आता है तो जो अपने गाय है उनसे जो मांस मिलता है उसको क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं बेटा। नवजात बछड़ी से जो मांस मिलता है उसको व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील। अंडे के बारे में हमने पढ़ लिया है, और पशुओं के छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। गाय के बच्चे को क्या बोल रहे थे अपन? काफ बोल रहे थे। भैंस को बफेलो काफ, भेड़ को लैम्ब, बकरी को किड, मुर्गी वाले को चिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिक। और सुअर के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिगलेट। पिगलेट। पिगलेट किसको बोलते हैं? सुअर के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? पिगलेट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पिगलेट बोलते हैं, पिगलेट। और गाय व भैंस की यंग फीमेल होती है उसको हीपर बोलते हैं। यंग फीमेल जो होती है उसको हीपर बोलते हैं। अब यंग फीमेल का सिलेबस में नाम आता है तो यंग फीमेल के बारे में कुछ चीजें मैं आपको पढ़ा देता हूँ बेटा। यंग फीमेल के बारे में कुछ चीजें अपन पढ़ लेते हैं। जो गाय व भैंस की जो यंग फीमेल है उसकी प्रथम प्रजनन योग्य जो आयु होती है वो कितने महीने में होती है? लगभग गाय की जो है वो होती है, देसी गाय की 36 से 40 महीने में। 36 से 40 महीने में प्रथम ब्यात जो होता है, प्रथम ब्यात इसमें देसी गाय में। अगर मैं बात करूं भैंस की बेटा, तो भैंस के अंदर जो ये रहता है 36 से 46 महीने। कितना रहता है? 36 to 42 मंथ। ठीक है। और हीपर किसको बोलते हैं? जो यंगेस्ट जो होती है, यंग मेल जो होता है उसको हीपर बुल बोलते हैं, और यंग फीमेल होती है उसको हीपर बोलते हैं। हीपर किसको बोलते हैं? यंग फीमेल को हीपर, और हीपर जो मेल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हीपर बुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीपर बुल बोलते हैं। और मैं चीज देख लेता हूँ आपको, यौना आरंभ, मध्य चक्कर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। लगभग छोटी छोटी चीजें हमने कवर करी है। और अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन पढ़ेंगे पशुओं का आहार। क्या पढ़ेंगे बेटा? पशुओं का आहार। क्योंकि पशुओं के आवास में हमने पढ़ लिया है जो हाउसिंग प्रिंसिपल्स है, उसमें 4 प्रिंसिपल है मेनली। कौन सा? एक तो सूखा, ड्राई एंड ओपन। सूखा और बिल्कुल साफ सुथरा क्या हो? आवास हो। वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर हो, लाइट उसमें प्रॉपर हो, प्रकाश उसमें प्रॉपर हो, और प्रॉपर उनकी जगह हो। किस पशु को कितनी जगह चाहिए वो मैंने बता दी है। ठीक है, प्रजनन में हमने सारी चीजें पढ़ी की थी। अभी अपने पास बचे हैं जो चीजें बच रही है वो पशुओं का आहार। क्या क्या बच रहा है बेटा? पशुओं का आहार। पशुओं का आहार, फूड वाला जो है वो बच रहा है, एक तो फीड वाला। उसके बाद में बच रहा है पशुओं की नस्लें, कैटल ब्रीड्स, पशुओं की नस्लें। उसके बाद में जो चीज बच रही है बेटा, पशुओं के रोग। क्या बच रहे हैं अपने पास? पशुओं के मुख्य रोग। अब इसमें पशुओं के अंदर सारे पशु प्लस कुकुट जो आपका है
कुक्कुट जो है मुर्गी पालन है उसके डिजीज भी अपन पढ़ेंगे, और जब रोग पढ़ेंगे तो साथ में इनका रोग नियंत्रण भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रोग नियंत्रण भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आज की क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। नवजात बछड़ी की देखभाल के लिए मैंने बता दिया कि नवजात का जन्म को क्या कहते हैं, उसका जन्म कैसे होता है, कितनी गेस्टेशन पीरियड चाहिए होता है, और जन्म के बाद में उसको 1 से 2 घंटे बाद खीस खिलानी चाहिए, और खीस के अंदर क्या क्या मात्रा में क्या क्या चीजें पाई जाती है वो भी मैंने आपको बता दी है। बाकी खीस के बारे में अपन और भी थोड़ा देख सकते हैं कि अपने अगर यहाँ से क्वेश्चन निकलता है तो अपन खीस के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी उम्मीद है समझ में आ रहा होगा जो हम पढ़ा रहे हैं। यार हम हमारी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, आप भी थोड़े एफर्ट्स लगाइए, और क्लासेस को जो भी आपके यार दोस्त हैं, कॉलेजेस के ग्रुप है, उनमें शेयर कीजिए ताकि अच्छा फीडबैक आए हमारे लिए। वही मोटिवेशन है, फिर से हम आपसे मांग नहीं रहे हैं। पेन का आ गया। हाँ, खीस की अवधि पशु के ब्याने के 2 से 7 दिन तक होती है। पशु के तुरंत ब्यात के बाद जो दूध आता है, लेक्टिकल गाढ़ा क्षरण जो होता है, उसको खीस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स होती है जो क्या करती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको क्या करती है, मजबूत बनाती है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। और जो खीस होता है वो क्या होता है? हल्का रेचक होता है। क्या होता है? दस्तावर। हल्का दस्तावर या रेचक होता है, रेचक या दस्तावर। अगर आप नवजात जो आपका पशु है, नवजात पशु को ज्यादा खीस खिला दोगे तो उसके क्या दस्त लग जाएंगे, इसलिए क्या ये हल्का दस्तावर होता है। खीस में जो अम्लता पाई जाती है वो पाई जाती है बेटा 0.2 से 0.4%। 0.2 से 0.4% खटास पाई जाती है इसमें, इसलिए इसको गर्म करते हैं ये क्या फट जाता है, छिकड़े इसके हो जाते हैं, इसको गर्म करके अपन भी खाते हैं खीस। ठीक है, खीस का जो अपेक्षित घनत्व है वो होता है 1.04 से 1.08। 1.04 से 1.08 इसका क्या होता है? अपेक्षित घनत्व होता है बेटा खीस का। और खीस के अंदर जो पानी पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? गाय में तो पाया जाता है 75%। गाय की खीस में 75% और भैंस की खीस में 70% क्या पाया जाता है बेटा? पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। बात करूं प्रोटीन की, तो गाय की खीस में प्रोटीन पाया जाता है 16%। गाय के खीस में जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है 16%, और भैंस के में जो पाया जाता है वो लगभग 20 पॉइंट कुछ या 21% अपन कह सकते हैं। भैंस की खीस में 20 पॉइंट कुछ या 21% तक प्रोटीन पाया जाता है। केसीन इसमें पाई जाती है, वसा इसमें पाई जाती है, लैक्टोज इसमें पाए जाते हैं। ये बात होगी अपनी खीस की। और खीस क्या है? औषधीय चीज है, अपने लिए एक दस्तावर के रूप में काम में ले सकते हैं। रेचक, हल्का दस्तावर जिसको कहते हैं, उसके रूप में अपन काम में ले सकते हैं। अब मैं देख लेता हूँ बेटा कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस कौन सी चीज बच रही है। हमने पशुपालन की शब्दावली जो है वो हमने देख लिया है। उसके बाद में बेटा पशुओं के चयन के बारे में मैंने नॉर्मल आपको चीजें बता दी कि चयन करना, सिलेक्शन, बाहर निकालना, निष्कर्षण या कलमी कहलाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा चिन्हित करने की विधियों में मैंने बताया सबसे बेस्ट जो है वो आपके टैटूइंग है, जिसमें कान के अंदर वाली पे बनाते हैं। ठीक है, फिर सींगों को दबाना डिसबडिंग या डिहॉर्निंग कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की छड़ से दबाते हैं। जन्म के 7 से 9 दिन बाद तक अपन ये कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है। आगे दोबारा काटे तो कभी भी अपन काट सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा आवास प्रबंधन, तो वो मैंने दूसरे लेक्चर में पढ़ा दिया था कि पशुओं में हाउसिंग प्रिंसिपल क्या क्या है। उसके बाद में हमने पढ़ा एक नवजात बछड़े की देखभाल के बारे में बेटा। तो देखभाल में हमने पढ़ा कि कैसे उसके जन्म के बाद उसके नाक से और मुंह से झिल्ली हटा दे, कान में फूंक मारे, उसकी जो प्लेसेंट है उसको काट के टिंचर आयोडीन में डबो दिया जाता है, फिर उसको 1/10 भाग उसकी वजन की खीस पिलाई जाती है। 4 से 5 दिन तक, जन्म के 1 से 2 घंटे बाद से खीस पिलाना चालू करते हैं। थोड़ा सा उसको नमक भी खिला सकते हैं, और उसकी कितनी खीस पिलाते हैं, उसका वजन जो है 25 से 30 किलो होना चाहिए जन्म के समय, और उसका लगभग 1/10 भाग अपन उसको खीस पिलाते हैं बेटा। उसके बाद में हमने अंडे के बारे में देखा कि अंडे का जो कवच होता है 94% कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे के अंदर जो प्रोटीन होती है वो 11% के लगभग होती है। ठीक है, अंडे में खनिज लवण 10.7% होते हैं, और अंडे के जो ऊपरी सतह है उसको कवच कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, उस पर 500 से 800 सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अंडे को जिस यंत्र में पकाया जाता है या जिसमें आर्टिफिशियल रूप से उसको परिपक्व किया जाता है उसको इनक्यूबेटर बोलते हैं। इनक्यूबेटर के बारे में हमने पढ़ा, तब हमको पता चला उसको जो जांच करते हैं उसको कैंडलिंग कहते हैं। अंडे की जांच को क्या कहते हैं? कैंडलिंग कहते हैं बेटा। अंडे की जांच हमने पढ़ ली। उसके बाद में अपन ने पढ़ा अंडे के बारे में, खीस के बारे में। खीस को कोलेस्ट्रम भी कहते हैं अपन। इसमें इम्यूनिटीज वाले गुण पाए जाते हैं, आईजीजी प्रोटीन पाया जाता है,
जो कि क्या प्रतिरक्षण तंत्र को मजबूत बनाता है। विटामिन ए पाया जाता है किसके अंदर, अंडे के अंदर है ना। अंडे को क्या कहते हैं, पूर्ण पोषण कह सकते हैं, पूर्ण भोजन, कंप्लीट फूड कह सकते हैं। अंडे में एक विटामिन सी को छोड़ के सारी चीजें अंडे में आपको मिल जाएगी। अंडे में विटामिन सी को छोड़ के सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जनरल में हमने क्या पढ़ा था, कलिंग, निक्रस्टन, डीबिकिंग, चोंच काटना, कैनाबोलिज्म, चोंच मारकर घायल करना, डीवर्मिंग, आंत से कीट कर्मियों को निकालना, सिंगों को दबाना, डंप पेन, दूध निकालने की बाल्टी, ये सारी चीजें हमने पढ़नी बेटा। इसके अलावा इतना कुछ खास इसमें है नहीं, तो ये लेक्चर अपन यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है वो रहेगा एनिमल फूड के बारे में, इनके भोजन के बारे में। उसको पढ़ने के बाद अपने पास ओनली ब्रीड, जो आपकी कैटल, मवेशियों की नस्लें और उनके रोग और मैनेजमेंट बचेंगे, उनको भी अपन बहुत जल्द कवर करने वाले हैं। तो क्लास को शेयर करो, उम्मीद करता है समझ में आई होगी। प्लेलिस्ट में आपको अपडेट रेगुलर मिल रहे होंगे और सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको रेगुलर मिल रही होगी। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और थोड़ा सा कोऑपरेट करना, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो 1% एफर्ट्स आप भी लगा सकते हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना अगर यहाँ तक देखिए क्लास को। ठीक है, थैंक यू, स्वागत है आपका। आगे की क्लास बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, जिसमें अपन पशु आहार के बारे में पढ़ेंगे और पशु नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।